भारत माता की कर्णप्रयाग विधानसभा के हमारे प्रत्याशी और पूर्व विधायक श्री अनिल नौटियाल जी, पार्टी के हमारे सभी अन्य पदाधिकारीगण और विधानसभा के विधायक आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह नेगी जी, यहाँ पर उपस्थित तमाम पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और कर्णप्रयाग क्षेत्र की सम्मानित जनता, इस आभासी सभा में मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कर्णप्रयाग विधानसभा ये हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी की विधानसभा है। कर्णप्रयाग विधानसभा के अंतर्गत राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण भी आता है। ऐसी मेरी प्रिय विधानसभा के जो हमारे प्रत्याशी हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने एक विषम परिस्थितियों में, एक अलग परिस्थितिवश उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। नेगी जी हमारे अस्वस्थ हैं फिजिकली, वो शीघ्र स्वस्थ हों, ये भी हमारी उनके लिए कामना है। माता भराड़ी देवी से हम यही प्रार्थना करते हैं, भगवान बद्रीनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि नेगी जी हमारे शीघ्र स्वस्थ हों और तमाम जो विधानसभा क्षेत्र के हमारे जनता है उनको उनका आशीर्वाद मिले। पार्टी के प्रत्याशी हैं अनिल जी, आप सबके बहुत परिचित हैं। कर्णप्रयाग विधानसभा जिस तरह से देहरादून हमारी राजधानी क्षेत्र है, उसी तरह से ये कर्णप्रयाग भी हमारा राजधानी क्षेत्र है, ग्रीष्मकालीन राजधानी का क्षेत्र है। मित्रों, इसके विकास के लिए हमने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया, ये सौभाग्य मुझे मिला। गैरसैंण में जिला स्तरीय अस्पताल हो, वहां पर भविष्य की पेयजल की आवश्यकता की पूर्ति लिए बड़ी झील का निर्माण का काम हो, वहां पर स्किल डेवलपमेंट का केंद्र हो, तमाम हेलीपैड का निर्माण हो, भराड़ीसैंण तक डबल लेन सड़क का निर्माण हो। ये तमाम ऐसे काम हैं जो इस विधानसभा के, और यही विधानसभा नहीं बल्कि पड़ोस की जो विधानसभा है हमारी द्वाराहाट, थराली है, इन सारे क्षेत्र को एक नया मॉडल के रूप में ये भविष्य में विकसित होगा। हमारी सरकार ने पिछले 5 सालों में तमाम ऐतिहासिक काम किए। मैंने कहा था गैरसैंण में जब ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा की थी कि गैरसैंण ये पहाड़ की पीड़ा का प्रतीक है, पहाड़ की तकलीफों का प्रतीक है। गैरसैंण ये तमाम जो ब्यूरोक्रेसी है उसका ध्यान हमारे दूरस्थ क्षेत्रों तक जाए, उसका प्रतीक है। मुझे ये बताते हुए, यह बोलते हुए खुशी हो रही है कि उस दिशा में हमने अनेक प्रयास किए। चमोली जनपद की भी उसमें एक बड़ी प्रेरणा रही है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हमने तमाम कदम उठाए। पति की पैतृक संपत्ति में पत्नी का सह खातेदार बनाया गया। जो हमारे महिला समूह हैं, जो राज्य में लगभग 32,000 के आसपास हैं, 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने की हमने शुरुआत की है। ये देश का पहला राज्य है जहां पर 5 लाख रुपए तक का ऋण
बिना ब्याज के दिया जा रहा है। हमने घसियारी कल्याण योजना, इसकी लॉन्चिंग भी, इसकी उद्घोषणा भी पिछले 8 मार्च को गैरसैंण में मैंने वर्चुअली की थी। गैरसैंण, हमने गैरसैंण को केंद्र में रख करके तमाम इस राज्य की विकास योजनाओं को परिणाम तक पहुंचाने के लिए प्रयास किए हैं। अब आपका सहयोग चाहिए, आपका प्रयास चाहिए, ताकि उन प्रयासों को हम परिणाम तक पहुंचा सकें, उन परिणामों को हम मुकाम तक पहुंचा सकें। और जो आज भी हमारी मां बहनें घास के लिए जंगलों में जाती हैं, लकड़ी का बोझा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर गैस सिलेंडर बुझाकर कम कर दिया है, लेकिन घास के लिए अभी भी हमको जंगलों की ओर जाना पड़ता है। घसियारी कल्याण योजना के माध्यम से आने वाले वर्षों में ये घास की गठरी का बोझ भी हमारे सिर से कम हो जाएगा। ये घास की गठरी का बोझ केवल बोझ कम करना नहीं है, इसके जो बहुआयामी परिणाम होंगे। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी मां बहनें जब जंगलों में जाती हैं, कई बार नदी क्रॉस करती हैं, नदी में बह जाती हैं, चट्टानों से गिर करके उनकी मौत हो जाती है, जंगली जानवरों के हमलों के कारण उनकी मौत हो जाती है, उनको छत विक्षत कर दिया जाता है। ये तमाम जो इस तरह का तकलीफ हमको भुगतनी पड़ती है, ये घसियारी कल्याण योजना उस योजना का नाम है जो हमारी मां बहनों के सिर से इस बोझे को हटाने का काम करेगी। यही नहीं बहनों भाइयों, ये जो समय लगता है 4-5 घंटा जो घास के लिए जंगल में जाने में लगता है, आने में लगता है, घास काटने में लगता है, हमारा ये समय, हमारी मां बहनें पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, बेटियां हैं, ये समय अपने परिवार के अच्छे सुखद भविष्य के लिए खर्च कर सकती हैं। बच्चों को पढ़ाने का काम हो सकता है, कुछ हुनर कर सकती हैं, कुछ छोटे मोटे कुटीर उद्योग कर सकती हैं, अच्छा दुग्ध उत्पादन कर सकती हैं। बहुत सस्ते दाम पर यह घास गांव में उपलब्ध कराया जा रहा है। तमाम तरह का, एक मैंने कहा कि एक बहुआयामी परिणाम इसके होंगे और हमारा जो परिवार है वो विकसित होगा। हम केवल और केवल एक पति या बेटे की कमाई पर हमारी निर्भरता नहीं होगी, बल्कि आर्थिक रूप से भी हम स्वावलंबी होंगी। हमारी मां बहनें भी घर परिवार के विकास में एक बराबरी की भूमिका निभा सकें, उस दृष्टि से तमाम योजनाएं राज्य सरकार लाई है। बच्चों के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए एनसीईआरटी की किताबें हमने प्रारंभ की। ये एनसीईआरटी की किताबें हमारे आज के प्रतियोगी युग में हमारे बच्चों को उसके लायक शिक्षा देते हैं, उसके लायक हमको बनाते हैं कि तमाम जो आज प्रतियोगिता युग में दुनिया में हो गई है, उस प्रतियोगी युग में हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सकें, वो भी मुकाबला कर सकें पब्लिक स्कूलों का। उसके लिए एनसीईआरटी की किताबें की गई। आर्थिक रूप से इनका कीमत लगभग 1/4 से लेकर कई कई पुस्तकों की कीमत 1/10 तक है, 10% तक है। बहुत सस्ती किताबें और सुलभ किताबें ये देने का काम किया है। कोरोना का समय आया, तमाम दिक्कतें हुई, स्कूल बंद हो गए, फैक्ट्रियां बंद हो गई, ऑफिस बंद हो गए, सड़कों पर जो निर्माण कार्य चल रहा था, भवनों का जो निर्माण कार्य चल रहा था, सब बंद करना पड़ा। ऐसे में कैसे बच्चों की पढ़ाई हो, तो उसके लिए ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम किया गया। लेकिन हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कैसे करें? उनके पास तो फोन थे ही नहीं, उनके पास स्मार्टफोन नहीं थे, उनके पास लैपटॉप नहीं थे, उनके पास टैबलेट्स नहीं थे। तो हमारी सरकार ने, हमारे युवा मुख्यमंत्री ने प्रत्येक बच्चे को, विद्यार्थी को लैपटॉप, टैबलेट देने का, निःशुल्क टैबलेट देने का काम शुरू किया। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी का डिजिटल इंडिया का ख्वाब था, जो डिजिटल इंडिया बनाना चाहते हैं, उसको आज आयाम देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। अब हमारे बच्चे टैबलेट पर अपने घर में ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और इस टैबलेट में सारी दुनिया है, सारी दुनिया को हम इसके अंदर देख सकते हैं। और आज हम ये कह सकते हैं कि हम बहुत सारी दुनिया आज हमारे करीब हो गई है, या हम दुनिया के करीब पहुंच चुके हैं, दुनिया के देशों के करीब पहुंच चुके हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इस डिजिटल इंडिया का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक
लक्ष्य था उसको आज उसको वहां तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमको अपने कार्यों के बल पर जो सड़कों का निर्माण हुआ है, सुरेंद्र सिंह नेगी जी बोलते हैं कि भाई साहब अब कोई गांव नहीं रह गया जहां तक सड़क न पहुंची हो, कोई गांव नहीं जहां तक बिजली न पहुंच गई हो। पानी पहुंचाने का काम, 1 रुपए में पानी का कनेक्शन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड की सरकार ने किया है। सबको स्वास्थ्य, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के माध्यम से, जहां अटल आयुष्मान भारत योजना के तहत हमारे जो बीपीएल भाई बहन हैं, जो इकोनॉमिकली सोशली जो बैकवर्ड हैं, उनको जहां ये 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा दी भारत सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने उनकी प्रेरणा से एक कदम आगे बढ़ करके और उत्तराखंड के 23 लाख से ज्यादा परिवारों को 5 लाख रुपया सालाना स्वास्थ्य सुरक्षा कवच देने का काम किया है। 200 से अधिक जांचें आज निःशुल्क हो रही, 207 के करीब जांचें निःशुल्क हो रही हैं। एक बहुत बड़ा 108 का आपातकालीन जो हमारी सेवा है, 300 गाड़ियां हम एक साथ उत्तराखंड में लाए हैं, गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। वहीं आज 2500 के करीब डॉक्टर आज हमारे अस्पतालों में हैं। जब 2017 18 मार्च को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मुझे मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य मिला था, 1034 डॉक्टर उत्तराखंड में थे। आज 2500 डॉक्टर हैं। 2600 के करीब नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 3 मेडिकल कॉलेज, एक हरिद्वार में, एक उधम सिंह नगर में, एक पिथौरागढ़ में और अभी अभी अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज में हमको भर्ती की परमिशन मिल गई है। अब मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी इसी वर्ष हमारा अल्मोड़ा में भी मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हो जाएगा। 2 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कैंसर के हॉस्पिटल, एक देहरादून में और एक कुमाऊं के द्वार हरिद्वार में, हल्द्वानी में, ये मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वहां पर निर्माणाधीन है। आने वाले 1 साल में उनमें भी काम प्रारंभ हो जाएगा। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज हमारे सरकारी अस्पतालों में होगा। ये काम हमारी सरकार ने किया है। स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़कों के निर्माण का क्षेत्र हो, आज हमारी सरकार ने नए नए आयाम स्थापित किए हैं। हम उनको लेकर के हम गांव के लोगों को मिलें, हम मतदाताओं को मिलें, मतदाताओं को कहें भाई कि काम देखिए, आप तुलना करिए, पहले भी यहां पर सरकारें रही, ये भी यहां पर सरकारें रही, इस सरकार ने जो काम किया है वो ज्यादा अच्छा काम था या पहले की सरकार ने ज्यादा अच्छा काम किया। सिमली का अस्पताल बन रहा था, अभी अनिल जी अपने भाषण में कह रहे थे, और जब मैंने देखा उसका बजट डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहा था तो मुझे लगा कि जिस तरह से इसको बजट दिया जा रहा है, यह हॉस्पिटल तो 20 साल में भी बनने वाला नहीं है। यह अस्पताल नहीं बन सकता। जिस तरह से करोड़ करोड़ रुपए दे करके सालाना 2 साल में करोड़ रुपए दे दिया और अस्पताल, यह अस्पताल नहीं बन सकता है। मैंने एकमुश्त उसके लिए पूरा पैसा दे करके, और आज अस्पताल की बिल्डिंग, मैं अभी 6-7 महीना पहले जब वहां कर्णप्रयाग गया था तो बिल्डिंग बिल्कुल तैयार थी। और मुझे जानकर खुशी हुई कि कोविड के काल में उसने एक आपातकालीन अस्पताल के रूप में, एक कोविड केयर सेंटर के रूप में हमारे एक सिमली के अस्पताल ने काम किया है। यह हमारे काम करने का तरीका है। चाहे डोबरा चाटी का पुल हो, 14 साल से लटका हुआ था, 2-5 करोड़ रुपए हर साल दे देते, 70 करोड़ से 150 करोड़ रुपया उसकी लागत हो गई। एक साथ पैसा देने की किसी ने जहमत नहीं उठाई और हमने एक साथ 88 करोड़ रुपए देकर के और डोबरी चाटी का पुल ये बनाने का काम किया। आज डोबरा चाटी का पुल, उस पर बड़े वाहन चल रहे हैं। और देखिए आप, दिल्ली की कल की 26 जनवरी की प्रदर्शनी में डोबरा चाटी पुल चमक रहा था। आज डोबरा चाटी पुल एक डेस्टिनेशन बनकर खड़ा हो गया है। इसी तरह से ऋषिकेश का जानकी सेतु है, वो भी न जाने वर्षों से लटका हुआ था। इस तरह से हमारी जो विकास की जो परख है, विकास की जो सोच है, कोई काम अगर शुरू करते हैं, जैसे उसका शिलान्यास की तिथि तय करते हैं, ऐसे ही उसका लोकार्पण की भी तिथि तय होनी चाहिए। इसके तहत हम काम करते हैं। और इसलिए बहनों भाइयों, हमने राज्य का संतुलित विकास किया है, चहुमुखी विकास किया है। और जो शपथ हमने 2017-18 मार्च को ली थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति होगी,
हमने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया है और भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर ठूंसने का काम किया है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारियों की जहां जगह होगी उनको वहां पहुंचाया जाएगा और हमने ऐसे सैकड़ों ऐसे अपराधी किस्म के लोगों को जेल के अंदर भेजा है, चाहे आर्थिक अपराधी हो, चाहे क्रिमिनल हो, तमाम तरह के उन लोगों को हमने उनकी जगह तक पहुंचाने का काम किया है। उसका परिणाम यह रहा है कि राज्य को लगातार देश के बेस्ट 10 थानों में, राज्य के कभी एक थाना टॉप 10 थानों में आता है, कभी 2 थाने आते हैं। हमने कानून व्यवस्था को भी मजबूत करने का काम किया है और इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं और विशेषकर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये विषम परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है, कोविड का समय चल रहा है, तमाम पेशेंट यहां पर लगातार आ रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। भगवान की दया आशीर्वाद भगवान बद्री विशाल का है कि कैजुअलिटी नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन यह बीमारी बड़ी अजीब है, बहुरूपिया है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम एक एक मतदाता तक जाने का काम करें, एक एक वोटर को तक पहुंचने का काम करें। एक एक वोट के कारण ही सरकारें बनती हैं, एक वोट के कारण ही सिमली का अस्पताल इतनी जल्दी बनकर आया है, एक वोट के कारण ही गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है। और अगर बद्रीनाथ जी का पुनर्निर्माण हो रहा है, केदारनाथ जी में पुनर्निर्माण हुआ है, तो ये आपके एक वोट के कारण हुआ है। अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है, तो ये आपकी एक वोट जो कमल के फूल को पड़ी उसका परिणाम है। काशी विश्वनाथ जी में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो इसलिए हुआ है कि वहां की जनता ने अपने एक वोट ये कमल के पक्ष में डाला है। ये एक वोट की कीमत है, ये वोट की कीमत समझाएं लोगों को और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर विजयी बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपने प्रत्याशी अनिल नौटियाल जी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।